गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वीडियो के आज के सेशन में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग मित्र भारत में मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के बारे में समझेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो के सेशन में हम लोग टेलर के द्वारा मानव प्रजातियों का वर्गीकरण को पढ़ा, जिसमें टेलर ने कुल समस्त मानव प्रजातियों को 7 श्रेणियों में विभक्त किया था। जो लोग टेलर वाला वीडियो न देखे हों वो लोग इसके ठीक पहले के वीडियो में टेलर का जो है कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण के बारे में पढ़ाया गया है, वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो टेलर ने समस्त मानव प्रजातियों को कुल 7 श्रेणियों में विभक्त किया, जिसमें प्रथम श्रेणी में उन्होंने निग्रिटो को रखा, फिर उसके बाद निग्रो, ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरी, नॉर्डिक, अल्पाइन और मंगोलाइड। तो इन्होंने कुल 7 श्रेणियों में मानव प्रजातियों को विभक्त किया, जिसमें उन 7 के बारे में प्रॉपर तरीके से बता दिया गया है, पढ़ा दिया गया है। आप लोग वो वाला वीडियो जा करके जो है कि देख लें। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेज दूंगा। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं भारत में मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। यहाँ जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो यदि बात किया जाए भारत, तो भारत एक विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक विविधताओं वाला एक देश है। इसमें विभिन्न प्रकार के संस्कृति, विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, जनजाति निवास करती है। यदि देखा जाए तो कुछ विद्वानों का मत है कि भारत में कुछ जनजातियों का विकास हुआ, यानी कि भारत में ही विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का विकास हुआ है और प्रजातियों की उत्पत्ति और उनका उद्भव हुआ है। कुछ विद्वान मानते हैं कि भारत कुछ प्रजातियों का उद्भव केंद्र भी रहा है और यहीं से उनकी उत्पत्ति हुई और आगे चल कर के ये अन्य महाद्वीपीय क्षेत्रों में प्रवासित कर गए। अब यदि बात किया जाए कि भारत के मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में, तो इसमें प्रमुख रूप से रिसले आते हैं और गुहा आते हैं। तो रिसले ने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण 7 श्रेणियों के आधार पर किया और बीएस गुहा ने 6 श्रेणियों में मानव प्रजातियों को विभक्त किया। तो आज हम लोग बीएस गुहा और रिसले के मानव प्रजाति के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं रिसले का वर्गीकरण। देखिए, रिसले का प्रजाति वर्गीकरण। तो रिसले ने अपना यह वर्गीकरण 1909 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इनके अनुसार कुल 7, अब देखा जाए तो रिसले ने भारत की जनसंख्या में जनसंख्या में
पाई जाने वाली उसमें दिखाई दे रहा है समस्त मानव प्रजातियों को, समस्त मानव प्रजातियों को सात श्रेणियों में विभक्त किया, सात श्रेणियों में विभक्त किया। अब इस सात श्रेणियां कौन कौन सी है देखिए। पहला है इंडो आर्यन, इंडो आर्यन। दूसरा है द्रविड़ियन, तीसरा है मंगोलाइड, चौथा है आर्य द्रविड़ियन, आर्य द्रविड़ियन। अच्छा, यहाँ पे द्रविड़ियन सही नहीं है, ये रहेगा आर्य द्रविड़ियन। फिर मंगोल द्रविड़ियन हो जाएगा, मंगोल द्रविड़ियन। छठवां साइथो, साइथो द्रविड़ियन। ये बार बार। फिर सातवां है तुर्की ईरानियन, तुर्की ईरानियन। तो यदि देखा जाए तो रिसले ने सर्वप्रथम जो अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया 1909 ईस्वी में प्रस्तुत किया। रिसले ने भारत की जनसंख्या में पाई जाने वाली समस्त मानव प्रजातियों को कुल 7 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, जिसमें इंडो आर्यन, द्रविड़ियन, मंगोलाइड, फिर उसके बाद आर्य द्रविड़ियन, मंगोल द्रविड़ियन, साइथो द्रविड़ियन और तुर्की ईरानियन था। तो ये 7 प्रकारों में इन्होंने विभक्त किया था। अब इसके बाद है लाइट भी चला गया। अब इसके बाद है देखिए अब हम लोग गुहा का वर्गीकरण पढ़ेंगे। अब इसमें बीएस गुहा का वर्गीकरण, ये हटा, गुहा का वर्गीकरण। तो देखिए जो गुहा थे, तो गुहा ने डॉक्टर बीएस गुहा ने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण तार्किक एवं वैज्ञानिक
ढंग के आधार पर वैज्ञानिक ढंग के आधार पर 1949 में किया। ठीक, गुहा ने, इसको लिखते जाना है ना, नोट्स भी बनाना, इसीलिए मैं लिखता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, ठीक ना। तो गुहा ने बाह्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर, आगे जी, वाह भाई वाह, देखा। कै बजे का है क्लास? हाँ, गुहा ने बाह्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर, अब इसमें आधार क्या हो सकता है? त्वचा का रंग, त्वचा का रंग, बालों की बनावट, बालों की बनावट और शरीर का कद, शरीर कद के आधार पर मानव प्रजातियों को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। भारत में गुहा का प्रजाति वर्गीकरण सर्वमान्य है। तो देखिए कि यहाँ एक वर्गीकरण था रिसले का, इसके अलावा हेडेन का भी है और अन्य लोगों का भी है, लेकिन कोई बहुत विशेष चीज़ें नहीं है। जिनमें से प्रमुख रूप से देखा जाए तो रिसले, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और एक गुहा का वर्गीकरण है। तो गुहा का वर्गीकरण भारत में मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में गुहा का जो वर्गीकरण है वो सर्वमान्य है, इसलिए ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो इन्हीं दोनों के बारे में बताया जाएगा। हालांकि जो रिसले थे, इन्होंने अपना 1909 में भारतीय मानव प्रजातियों को कुछ 7 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था, जिसमें इंडो आर्यन, द्रविडियन, मंगोलाइड, आर्य द्रविडियन, मंगोल द्रविडियन, साइथो द्रविडियन और तुर्की ईरानियन था। ठीक है, तो इनका ये सात जो है कि श्रेणियों में यह वर्गीकरण था। उसके बाद डॉक्टर बी.एस. गुहा थे, तो डॉक्टर बी.एस. गुहा का जो वर्गीकरण है वो भारत में मानव प्रजातियों को लेकर के सर्वमान्य है, इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने वर्गीकरण में वैज्ञानिक और तार्किक विधियों का प्रयोग किया, और इन्होंने 1949 में जो है कि अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। और डॉक्टर बी.एस. गुहा ने भारत में पाई जाने वाली मानव प्रजातियों का जो वर्गीकरण किया है वो प्रमुख रूप से उनके बाह्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया है, जिसमें त्वचा का रंग है, केस की बनावट यानी कि बालों की बनावट या संरचना है, शारीरिक कद है और कपाल सूचकांक भी है। तो उनके आधारों पर इन्होंने जो है कि वर्गीकरण प्रस्तुत किया, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया, तार्किक विधियों का प्रयोग किया, इसलिए इनका जो वर्गीकरण है वो मान्य है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारतीय मानव प्रजातियों का वर्गीकरण निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था। यदि 4 लोग का नाम दे दे, यदि गुहा भी होगा तो इस पर निसंकोच आप लोग टिक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अन्य तरीकों से भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि बी.एस. गुहा का जो वर्गीकरण है वो कितने श्रेणियों में है, तो 6 प्रकार की श्रेणियों में है ना। अब आइए हम लोग इनके 6 वर्गीकरण के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सा इनका वर्गीकरण है। तो सबसे पहले निग्रिटो, फिर प्रोटोआस्ट्रेलाइड और मंगोलाइड। ठीक है, तो जो पहला जो
डॉक्टर बी एस गुहा का जो वर्गीकरण है जो पहला है वो है निग्रिटो। दूसरा है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड दिख रहा है उसमें। तीसरा है मंगोलाइड। चौथा है अब देखिए इसी मंगोलाइड में दो प्रकार के मंगोलाइड हैं। एक पहला हो जाएगा पूरा मंगोलाइड, और दूसरा हो जाएगा तिब्बती मंगोलाइड। अब इसके बाद चौथा है भूमध्य सागरी। इसमें भी 3 उप विभाग किए गए हैं, जिसमें पहला है पूरा भूमध्य सागरी, दूसरा है भूमध्य सागरी और तीसरा है प्राच्य प्रकार। तो पूरा भूमध्य सागरी, ये भूमध्य सागरी और ये प्राच्य प्रकार। और जो 5वां वर्गीकरण है दिखाई देगा, 5वां जो वर्गीकरण है अब दिखाई दे रहा है, चौड़े सिर वाली प्रजाति। ठीक है, चौड़े सिर वाली प्रजातियाँ। तो इसमें देखिए 3 होंगे, अल्पाइन, डिनारिक, अल्पाइन है, डिनारिक है और आर्मीनाइड है। और क्या है, एक आर्मीनाइड। अब इसके बाद 6वां है नार्डिक। 6वां कौन सा है, नार्डिक। तो ये इतने वर्गीकरण थे बी.एस. गुहा का। एक बार मैं यहाँ से बोल दे रहा हूँ, यदि स्पष्ट न दिखाई दे रहा हो तो। डॉक्टर बी.एस. गुहा ने भारतीय मानव प्रजातियों को कुछ 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, जिसमें पहला इन्होंने निग्रिटो बताया, दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या इसी को आप आद्य ऑस्ट्रेलाइड भी कह सकते हैं, और तीसरा है मंगोलाइड में इन्होंने दो वर्गीकरण पुनः प्रस्तुत किया, जिसमें इन्होंने पूरा मंगोलाइड और तिब्बती मंगोलाइड को बताया। फिर उसके बाद भूमध्य सागरी, तो भूमध्य सागरी में इन्होंने 3 उप विभाग बताए हैं प्रजातियों का। पहला है पूरा भूमध्य सागरी, दूसरा है भूमध्य सागरी और तीसरा है प्राच्य प्रकार के। और फिर उसके बाद है 5वां चौड़े सिर वाली प्रजाति। तो चौड़े सिर वाली प्रजाति जिसमें आपका अल्पाइन होंगे, डिनारिक होंगे और आर्मीनाइड होगा। ठीक, अब 6वां है नार्डिक, है ना। तो ये इन्होंने कुछ 6 श्रेणियों में विभक्त किया था, किसका, मानव प्रजातियों का। ठीक है, वर्गीकरण इन्होंने कुछ 6 श्रेणियों में बताया। अब आइए हम लोग प्रत्येक का जो है कि अच्छे से प्रत्येक प्रजातियों को समझते हैं। इसमें देखिए पहला है निग्रिटो है। डॉक्टर बी.एस. गुहा का वर्गीकरण। तो डॉक्टर बी.एस. गुहा ने जो वर्गीकरण किया है भारतीय प्रजातियों का, कुल 6 श्रेणियों में वर्गीकरण किया है। अब इसमें जो पहला है वो है निग्रिटो। ठीक है, तो जो निग्रिटो है, तो निग्रिटो को बी.एस. गुहा ने सबसे प्राचीन प्रजाति बताया है।
प्रजाति बताया है। और गुहा ने यह भी कहा कि ये जो निग्रिटो है ये निग्रोइड महाप्रजाति की एक उपजाति है। तो निग्रिटो निग्रोइड महाप्रजाति की एक उपजाति है। महाप्रजाति की एक उपजाति है, ऐसा गुहा ने बताया कि जो निग्रिटो है वो निग्रोइड महाप्रजाति की एक उपजाति है। कोच्चिन के कादर जनजाति, एक तो कोई एक्टर भी था इसी नाम पर, कादर खान। क्यों कादर खान को नहीं जानती हो? अरे बाप रे बाप, गज। अच्छा, कौन से हीरो हीरोइन को जानती हो, जरा नाम बताओ। सर जानते हैं पर नाम नहीं पता। अरे किसी का नाम बताओ। सर अजय देवगन, ठीक। और आमिर खान और सलमान खान और शाहरुख खान भुला गए का? शाहरुख खान, ठीक। तो एक कादर खान भी था ना, वो मर गया। तो कोच्चिन के कादर जनजाति है ना, तो जो कादर जनजाति है ये निग्रिटो प्रकार की है। ये निग्रिटो प्रजाति की है, ठीक है। तो ये कोच्चिन में पाई जाती है। इसके अलावा जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार में निग्रिटो जनजाति अधिक पाई जाती है। निग्रिटो जनजाति अधिक है या अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। तो बी.एस. गुहा ने ये चीज़ बताया कि गुहा ने बताया कि जो निग्रिटो है वो निग्रोइड महाप्रजाति की एक उपजाति है। गुहा ने सबसे प्राचीन प्रजाति बताया है इसको, और इन्होंने बताया कि जो निग्रिटो प्रजाति है वो भारत में, दक्षिण भारत के कोच्चिन के कादर जो जनजाति हैं, ये कादर जनजाति निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। और इन्होंने ये भी बताया कि अंडमान निकोबार में निग्रिटो जनजाति बहुत अधिक पाई जाती है, ठीक है। अब इनकी बाह्य लक्षणों को देखा जाए। बाह्य शारीरिक लक्षण, लाइट चला गया कि हिल गया हो? तो वह शारीरिक लक्षण की बात की जाए तो इसमें देखिए, तो कद छोटा, लगभग 152 सेंटीमीटर, पहली लक्षण। दूसरा लक्षण, त्वचा का रंग काला से भूरा। तीसरा लक्षण, होंठ मोटे। चौथा लक्षण, बाल घुंघराले, ठीक। अब इसके बाद अन्य क्या नोट कर सकते हैं कि निग्रिटो प्रजाति है, बार बार जनजाति आ जा रहा है।
निग्रिटो प्रजाति सर्वाधिक दक्षिण भारत में निवास करती है। दक्षिण भारत में निवास करती है। ठीक है, तो ये इतने निग्रिटो के अंतर्गत BS गुहा ने बताया कि इसका जो बाह्य शारीरिक लक्षण है जो निग्रिटो का पहले था वहीं अभी भी है ना, कोई अंतर है नहीं। कद छोटा है, लगभग 152 सेंटीमीटर होगा। ठीक, जैसे तुम्हारा भी 152-50 होगा, नहीं 152 से ज़्यादा होगा। कितना होगा? ऐसे ही छोटे होते हैं, बस हम तो ज़्यादा बड़े हो गए, ये इतने बड़े होते होंगे, ये इतने बड़े होते होंगे। ये 152-50 सेंटीमीटर तक होते हैं। और इनकी जो त्वचा का रंग होता है ना, काला से भूरा होता है। होंठ मोटे होंगे, बाल घुंघराले होंगे। ऐसा कोई दिख जाए तो समझो ये निग्रिटो वाला है ना, ऐसा कोई दिख जाए तो समझो ये निग्रिटो है। कुछ लोग का देखिए बाल घुंघराले होते हैं ना, काले भी होते हैं, होंठ भी मोटे होते हैं, लेकिन वो 7 फीट के होते हैं, है ना। उनके कद बहुत लंबा होता है। ठीक है, तो हालांकि वो भी जो है कि इसी से संबंधित होंगे, लेकिन उनका जो है कहीं ना कहीं परिवर्तन हो गया होगा किसी अन्य उप प्रजातियों में। अब आइए हम लोग दूसरा बात करते हैं प्रोटोआस्ट्रेलाइट का। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं? लिखना है? अरे जरा देखो लाइट कैसा कट गया, लाइट है कि नहीं है? चलिए जाओ, कद सर लगा दीजिए, अंधेरा है कमरे में। अब इसके बाद है निग्रिटो के बाद अब आएगा आपका प्रोटोआस्ट्रेलाइट। प्रोटो का मतलब होता है आद्य, पुराना। ठीक ना? तुम हो कि नहीं हो? हाँ, प्रोटो का हिंदी होता है आद्य। आद्य मतलब पुराना। ठीक ना? अब देखिए, अब इसके बाद है दूसरा है प्रोटोआस्ट्रेलाइट। प्रोटोआस्ट्रेलाइट प्रोटोआस्ट्रेलाइट। अब इसमें देखिए, तो ये जो प्रोटोआस्ट्रेलाइट है प्रायद्वीपीय भारत में, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है इसमें, प्रायद्वीपीय भारत में निवास करने वाली अधिकतर जनजातियां, प्रायद्वीपीय भारत में निवास करने वाली अधिकतर जनजातियां प्रोटोआस्ट्रेलाइड वर्ग की हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें देखिए कौन कौन से हैं। अब इसमें देखिए संथाल आएगा, संथाल, मुंडा, कोल, ये सब जनजाति है ना। तो संथाल है, मुंडा है, कोल है, चेंचू है, मलायन,
और यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं मलायन। ठीक, तो ये जो जनजातियाँ हैं जैसे संथाल है, मुंडा है, कोल है, चेंचू है, मलायन है, तो ये जनजातियाँ किस प्रजाति की हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की हैं। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये प्रायद्वीपीय भारत में ये अधिक मिलती हैं। यही सब चीज़ें हैं नोट करने लायक, और कुछ है नहीं। अब इनका बाह्य शारीरिक लक्षण देखा जाए, बाह्य शारीरिक लक्षण, तो बाह्य शारीरिक लक्षण में यदि बात की जाए तो कद की बात की जाए तो छोटा है, कद छोटा। दूसरा, होंठ मोटे होंगे। तीसरा, जो चेहरा होगा वो बाहर की ओर उभरा हुआ, तो चेहरा बाहर की ओर उभरा हुआ। तो ये कुछ विशेषता है इनके प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की। तो ये जो बाह्य शारीरिक लक्षण ये कम महत्वपूर्ण है। सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये है कि ये कहाँ निवास करती है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी जनजातियाँ आती हैं, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं पर ज़्यादातर हम लोग को फोकस करना है। अब इसके बाद है देखिए मंगोलाइड, है ना। अब मंगोलाइड में भी कई हैं, ठीक है। अब इसके बाद है मंगोलाइड। तो मंगोलाइड सबसे पहले इसका निवास क्षेत्र देख लेते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना। निवास क्षेत्र, तो इसका जो निवास क्षेत्र है यह विश्व में देखा जाए, विश्व में तो मध्य एशिया से आए, मध्य एशिया से आए हैं, ठीक है। और इनके 3 उपवर्ग हैं, 3 उपवर्ग हैं। पहला है आपका पूरा मंगोलाइड, सॉरी 2 है ना, इसके 2 उपवर्ग हैं। तो पूरा मंगोलाइड और दूसरा है मंगोलाइड ना, तिब्बती मंगोलाइड, तिब्बती मंगोलाइड, ठीक। तो ये 2 उपवर्ग हैं। तो अब इन 2 उपवर्गों को हम लोग कल के क्लास में देखते हैं, ठीक है। कि बता दें, समय भी हो गया। तो अब इसके दोनों उपवर्गों को, पूरा मंगोलाइड और तिब्बती मंगोलाइड को, कल के क्लास में हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद कल के क्लास में ही ये भूमध्य सागरी वाला भी जो ये वर्गीकरण है, और चौड़े सिर वाले और नार्डिक, ये तीनों जो वर्गीकरण होगा कल के क्लास में लगभग समाप्त हो जाएगा। लगभग क्या समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग तुरंत इसके नेक्स्ट क्लास में, या कल ही समय बचेगा तो विश्व की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग भारत की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ से जब जनजाति और प्रजाति खत्म हो जाएगा चैप्टर पूरा, तब इससे संबंधित एक 50-60 जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, एक प्रैक्टिस सेट फिर हल हो जाएगा, ठीक है ना। वो प्रैक्टिस सेट हल हो जाएगा। इसके पहले एक प्रैक्टिस सेट हल कराया गया था कि उसमें से आ रहा था कुछ,
वही उसी को पूरा एक बार वीडियो पढ़ लोगे, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, उसी संबंधित ही प्रैक्टिस सेट होगा। ये बहुत ही प्रभावी तरीका होगा किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी याद करने का, है ना। तो हम लोग एक प्रैक्टिस सेट हल कर लेंगे, फिर उसके बाद विश्व में जनसंख्या का वितरण प्रतिरूप घनत्व पढ़ेंगे। ये सब पढ़ने के बाद फिर उसके बाद तब हम लोग मानव अधिवास की तरफ जो है कि चलेंगे। तब फिर मानव अधिवास पढ़ाया जाएगा। मानव अधिवास जैसे ही समाप्त हो जाएगा फिर आर्थिक भूगोल पढ़ा करके थोड़ा बहुत उससे संबंधित आर्थिक भूगोल में कृषि भी आ जाएगा, तो कृषि भूगोल भी पढ़ा दिया जाएगा। तो ये जहाँ तक हो सकेगा कि मानव भूगोल पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर मानव भूगोल ख़त्म हो जाएगा, तब उसके बाद देखते हैं तो जो विचारधाराएँ होंगी उसको बता दिया जाएगा। और फिर उसके बाद फिर क्या बचेगा विचारधाराओं के बाद, अब उसके बाद कुछ तो कह सकते हैं कि जब विचारधाराएं समाप्त हो जाएंगी तो एक वही महाद्वीपीय भूगोल होगा विश्व में, है ना। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, इस सब का जो है कि अध्ययन हम लोग कर लेंगे। तब उसके बाद बचेगा वहीं दो चीज़ और बचेगा, GIS रिमोट सेंसिंग पढ़ा दिया जाएगा थोड़ा बहुत, और प्रैक्टिकल पढ़ा दिया जाएगा। तो आप लोग का जो सिलेबस है लगभग पूरा कवर हो जाएगा ये सभी चीज़ों के लिए। चाहे आप इससे नेट की तैयारी करिए, ठीक है, चाहे TGT की तैयारी करिए, चाहे PGT की तैयारी करिए, चाहे हायर की तैयारी करिए, चाहे UPSC या UPPSC की तैयारी करिए, ये सब के लिए जो है कि बहुत महत्वपूर्ण होगा। यदि आप UPPSC और UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो भूगोल में सिर्फ 2 टॉपिक को छोड़ दीजिए। एक हो जाएगा आपका जो मानचित्र कला है, या जिसको आप कह सकते हैं प्रयोगात्मक भूगोल, उसको छोड़ दीजिए, और जो भौगोलिक विचारधाराएं हैं उनको दोनों को छोड़ दीजिए। तो ये भूगोल में जितने भी चीज़ हैं वो सब कुछ जो है कि आपका UPSC UPPSC की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, है ना। ये सब भी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। अब ये UPSC में पूछा जाएगा तो UPSC में एक जो है कि टॉपिक है भारतीय संस्कृति और कला, तो भारतीय संस्कृति और कला में ही ये सब पूछा जा सकता है, जनजाति और प्रजाति के बारे में, है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भूगोल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आप लोग भी यदि वीडियो देख रहे हैं तो अच्छे से उसको पढ़िए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि मैं यही कहता हूँ कि 100 बार पढ़ना 1 बार लिखने के बराबर है, और 100 बार लिखना 1 बार डिस्कशन करने के बराबर है। तो यदि आप लिख करके पढ़ते हैं तो वो सबसे प्रभावी तरीका होता है पढ़ने का, और अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करिए, और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।